IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है प्रियदर्शन की कहानी बुखार, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर। वो 22 मार्च का दिन था। प्रधानमंत्री के आह्वान पर वो अपनी बालकनी पर खड़े होकर एक प्यारी सी घंटी बजा रहा था। ये घंटी उसने अपनी दुछत्ती पर पड़े पुराने सामानों के बीच से खोज कर निकाली थी। बरसों पहले, यानी करीब 25 बरस पहले, जब वो गया से दिल्ली के लिए चला था, तो अपने साथ बहुत सारे जरूरी सामान के अलावा बहुत सारी गैर जरूरी भावुकता भी ले आया था। ये घंटी उसी भावुकता की बची हुई निशानियों में एक थी। दरअसल ये घंटी उसकी दादी बजाती थी हर सुबह बिना नागा अपने कृष्ण कन्हैया के सामने। अक्सर उसकी नींद इसी घंटी की मधुर ध्वनि से टूटती थी। हालांकि उसकी दादी बहुत कर्मकांडी नहीं थी। 15 मिनट में ही पूजा निपटाकर दिन के बाकी काम में लग जाती। लेकिन लगता कि घंटी की उस आवाज ने घर की एक लय बना दी है। उसी लय में चूल्हा जलाया जा रहा है, उसी लय में चाय बन रही है, उसी लय में बच्चे स्कूल और पिता दफ्तर जा रहे हैं, उसी लय में माँ उसके लिए स्वेटर बुन रही है, और उसी लय में फिर शाम और रात हुआ करती थी। दादी नहीं रही तो माँ ने भी लय टूटने नहीं दी। ये लय उस दिन टूटी जब पता चला कि उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना होगा। हालांकि ये अफसोस नहीं, पूरे परिवार और शहर के लिए गौरव का विषय था। ये खबर अखबार में भी छपी थी। वो छोटी मोटी जगह नहीं, IIT दिल्ली जा रहा था। मां याद कर रही थी कि वो बचपन में तरह तरह की मशीनों से खेला करता था। उनके मुताबिक उसके इंजीनियर बनने के बीज इन्हीं खिलौनों के बीच दिखने लगे थे। पिता का गुमान था कि उन्होंने अपने दफ्तर से लौटकर उसे जिस तन्मयता से गणित और विज्ञान पढ़ाया, उसी का नतीजा है कि बेटा सीधे IIT जा रहा है। लेकिन जब वाकई जाने की घड़ी आई तो उसके भीतर का कोई पुर्जा हिलने लगा। कोई ऐसा पुर्जा जिसका विज्ञान से वास्ता नहीं था। वो रो रहा था, मां रो रही थी, पिता भी कहीं सुबक रहे थे, बहन की आंखें भी भरी हुई थी। मगर सबको मालूम था ये रुलाई रोकनी होगी। तो वो तैयार हुआ। उसका सामान घर आए ऑटो में चढ़ाया गया। पिता ने कहा वो रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। तभी मां ने पूजा घर से ये घंटी निकाली। इसे ले जा बेटा। पिता कुछ कहना चाहते थे, लेकिन किसी हिचक के बीच रुक गए। उसने बिल्कुल कांपते हुए हाथों से वो घंटी सहेजी थी। उसे लगा कि मां ने उसे घर की लय सौंप दी है। इसी से वो बंधा रहेगा उम्र भर। लेकिन लय घंटी की नहीं, जिंदगी की होती है। ये उसे दिल्ली ने सिखाया था। IIT हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ रहते हुए उसने पाया कि पुराने कई धागे टूट रहे हैं और जिंदगी बिल्कुल नए तारों पर चलने को मचल रही है। धीरे धीरे जिंदगी ने नई लय पकड़ ली, बल्कि लय से नाता ही तोड़ लिया। ये बिल्कुल दौड़ती झटके खाती जिंदगी थी, जिसमें मोटे होते सैलरी पैकेज और मोटे होते बीवी बच्चों का सुख सबसे ऊपर था। वो बीवी बच्चे अब भी उसके साथ थे। बीवी के पास घंटी नहीं थी तो वो थाली बजा रही थी। बेटे ने अपना गिटार उठा लिया था। ये मिला जुला कोलाहल में बदलता संगीत हालांकि किसी पुरानी लय की याद नहीं दिला रहा था, लेकिन पास पड़ोस से आती थालियों तालियों की आवाज उनके लिए एक आश्वस्तदायी सामूहिकता का सृजन कर रही थी। वो खुश था, ये सोचकर रोमांचित था कि पूरा देश किस तरह 5 मिनट के लिए ध्वनियों का समुच्चय हो गया है। पूरे देश में तरह तरह से गूंज रही हैं घंटियां और थालियां।
वो अपने प्रधानमंत्री के प्रति दो और वजहों से आभारी था। उनके द्वारा घोषित जनता कर्फ्यू की वजह से उसे दफ्तर से एक दिन की छुट्टी मिल गई थी, वरना इतवार को उसकी ड्यूटी रहा करती थी। दूसरी बात यह कि जब उसने घंटी बजाई तो उसके भीतर बचपन की बहुत सारी घंटियां बजने लगी। उसे अचानक अपनी दादी याद आई, माँ याद आई, घर याद आया और यह भी याद आया कि इन वर्षों में वो कितनी तेजी से इन सबको भूलता जा रहा है। थैंक्स प्रधानमंत्री महोदय, उसने मन ही मन कहा और घंटी बजाता रहा। घर और पास पड़ोस में देर रात तक इस ताली थाली घंटी की गूंज रही। जनता कर्फ्यू की वजह से मिली छुट्टी ने सोशल डिस्टेंसिंग बरतने के प्रधानमंत्री के आह्वान के बावजूद सबको सोसाइटी गेट पर ला खड़ा किया था। और सब याद कर रहे थे कि जब ये मॉल शॉल नहीं बने थे, जब सबके पास गाड़ियां नहीं थीं और ऐसी नौकरियां भी नहीं कि सबको देर शाम तक रुकना पड़े, तो सब कैसे एक दूसरे के घर जाया करते थे और खूब गपशप किया करते थे। इस कोरोना से आक्रांत समय में एक दूसरे के घर जाने का सवाल तो नहीं था, लेकिन सोसाइटी परिसर में माहौल खुशनुमा था। सबको लग रहा था कि प्रधानमंत्री के आह्वान ने देश को एक कर दिया है और सब लोग कोरोना से मिलकर लड़ेंगे। वो सबसे गपशप करके घर लौट आया था। पत्नी किसी से इंटरकॉम पर बात कर रही थी। उसके घर में दाखिल होते ही उसने फोन रखा। आ गए आप? चलो बाजार चलते हैं। अभी बाजार क्यों जाना है? क्योंकि राशन लाना है। मगर राशन तो कल ही आया है। सब लोग राशन ला रहे हैं। सबको डर है कि जनता कर्फ्यू अभी बढ़ेगा, तो कम से कम 2 महीने तक का सारा जरूरी सामान लेकर रख लेना चाहिए। पत्नी के इस सयानेपन का वो कायल हुआ। बेटे से घर पर रहने को कहकर दोनों कार से बिग बाजार पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसकी सांस फिर रुक गई। इतनी भीड़ तो होली दिवाली से पहले भी नहीं होती। कहां प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंस बरतने को कहा था और कहां सब सामान के लिए गुत्थम गुत्था हो रहे थे। अभी अभी जो लोग कोरोना से एक साथ मिलकर लड़ने की बात कर रहे थे, वो फिलहाल सामान के लिए आपस में लड़ रहे थे। कोरोना से निपटने से पहले बच्चों के लिए कुरकुरे और मैगी का इंतजाम कर लेना था। बिग बाजार में बिल्कुल जादुई दृश्य था। लोग जैसे सिर्फ उचकते हुए हाथों में बदल गए थे और इतनी बड़ी दुकान के रैक जैसे खाली होते जा रहे थे। वो भी ऐसे हाथ में बदल गया था और उचक उचक कर सामान गायब करने का खेल दिखा रहा था। पूरे 2 घंटे लगाकर वो कार भर सामान खरीद लाए थे। पहले फ्रिज भरा गया, फिर रसोई के खाने भरे गए और फिर भी सामान बचा रहा तो उसे दीवार से लगाकर रखा गया। इस पूरी कवायद में फिर कम से कम 1 घंटा लग गया। वो बुरी तरह थक गया था, लेकिन संतुष्ट था। वो 2 महीने का सामान लेने गए थे, कम से कम 4 महीने का लेकर लौटे थे। अब जितना भी लंबा चले जनता कर्फ्यू, उसे चिंता नहीं करनी है। रात को खाना खाकर सोते सोते 12 बज गए। नींद आई, लेकिन नींद में भी शॉपिंग का सपना आता रहा। उसने देखा कि नीचे कहीं सामान नहीं है और ऊपर के रैक भरे हुए हैं, लेकिन उसका हाथ वहां पहुंच नहीं पा रहा था। उसने पूरा जोर लगाया और रैक का ऊपरी सिरा पकड़ लिया, लेकिन ये क्या, उसके हाथ के दबाव से पूरी अलमारी झुकी और उस पर गिर पड़ी। उसे अचानक बहुत गर्मी लगने लगी। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ और इसी के साथ उसकी नींद टूट गई। उसका शरीर तप रहा था। यह सपना नहीं था। उसे अगले ही पल समझ में आ गया कि उसे बुखार है। उसने बगल में सोई पत्नी को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका गला इस तरह बैठा हुआ है कि आवाज नहीं निकल रही है। उसने हाथ बढ़ाकर पत्नी को झंझोड़ा। पत्नी कुछ अचकचाती सी उठी। वो कुछ पूछती उसके पहले उसने बताया कि उसे बुखार है। पत्नी चिंतित हुई। उसका कलेजा धक से रह गया। उसे लगा कि कहीं कोरोना ना हो। वो तत्काल हटकर 6 फीट दूर हो गई। फिर अपनी हरकत पर शर्मिंदा तेजी से पास आई और पति का माथा छुआ। ये वाकई तप रहा था। उसने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। झपट कर ड्राइंग रूम में गई और अलमारी में पड़ा थर्मोमीटर निकाला। बुखार 103 डिग्री था, बिल्कुल घबरा देने वाला। गनीमत है कि घर में क्रोसिन 650 था
वो जल्दी से रसोई घर गई। उसने 2 गुड्डे बिस्किट निकाले, दराज से क्रोसिन 650 की पत्ती निकाली, पत्ती से एक टैबलेट निकाला, पति को पहले बिस्किट खिलाए और फिर टैबलेट। इसके बाद वो कटोरी में पानी ले आई, साथ में एक साफ कपड़ा भी, और उसने उसके माथे पर पट्टी रखी। आधे घंटे बाद बुखार उतर गया था। पति को जमकर पसीना आ रहा था। उसे अब कुछ ठीक लग रहा था। उसने कहा, चलो अब सो जाते हैं। लेकिन पत्नी के पास सोने से पहले पूछने को सवाल थे। सुनो, सूखी खांसी तो नहीं है, या सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही? ये दोनों बातें नहीं थी। उसे एहसास था कि पत्नी बस एक जरूरी तसल्ली के लिए सवाल पूछ रही है कि कहीं उसमें कोरोना के लक्षण तो नहीं। उसे कुछ डर भी लगा, कुछ उदासी का अनुभव भी हुआ और कुछ खींच का भी। ऐसे कोई लक्षण नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो एहतियात बरतते हुए बेटे के कमरे में सो जाओ। पत्नी एहतियात बरतना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास था कि उनके रिश्तों में पहले से आ बैठा अनमनापन उसके अलग सोने से कुछ और गाढ़ा हो जाएगा। फिर ये उसे अमानवीय भी लगा कि वो पति के बीमार पड़ने पर उसे अलग सोए। तो आखिरकार दोनों एक ही कमरे में सोए। सुबह बुखार उतरा हुआ था। उसने राहत की सांस ली। ये याद करके उसकी राहत कुछ और बढ़ गई कि अगले 2 दिन उसका ऑफ है, यानी अब उसे 25 को ऑफिस जाना है। लेकिन 24 की रात को फिर प्रधानमंत्री का संदेश चला आया, 15 अप्रैल तक सब कुछ बंद। लोग बिल्कुल घरों के भीतर रहें, बालकनी से आगे ना जाएं, बस ट्रेन विमान कुछ नहीं चलेंगे। और हां, दुकानों पर भीड़ ना लगाएं, क्योंकि सरकार किसी जरूरी सामान की किल्लत नहीं होने देगी। लोगों को अपने प्रधानमंत्री पर बहुत भरोसा था। उनमें उन्हें एक मसीहाई छवि दिखती थी। 3 दिन पहले ही सबने ताली थाली बजाकर इस भरोसे का राष्ट्रीय प्रदर्शन किया था। मगर उन्हें प्रधानमंत्री की सरकार की योग्यता पर शायद भरोसा नहीं था। इसीलिए प्रधानमंत्री की घोषणा के तत्काल बाद फिर दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी और सोशल डिस्टेंसिंग की जगह धक्का मुक्की की सोशल यूनिटी दिखने लगी। इस बार उन कम सयानों और ज्यादा घबराए लोगों की, जिन्होंने 2 दिन पहले खरीदारी करके सामान भर लेने की समझदारी नहीं दिखाई थी। लेकिन असली नजारा आने वाले दिनों में दिखाई पड़ा। दिल्ली गाजियाबाद की सरहद पर जैसे टिड्डियों की तरह मजदूरों का एक विशाल हुजूम उमड़ आया था। अचानक इतने लोग किन बिलों से निकल पड़े? ये कौन सी भूमिगत सेना है जो लॉकडाउन को नाकाम बनाने पर तुली है? क्या बीती रात दुकानों पर टूट पड़ने वाले लोगों की तरह इसे भी अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है? सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर तरह तरह की व्याख्याएं चल रही थी, साजिश से लेकर मजबूरी तक की। लेकिन कोई नहीं बता रहा था कि इनके इस तरह भागने की असली वजह क्या थी। खाते पीते लोग उन दुकानों की तरफ भाग रहे थे जो बरसों से होम डिलीवरी के जरिए उनके घरों के भीतर चली आई हैं, और गरीब लोग अपने उन घरों की तरफ जिन्हें बरसों पहले छोड़कर वो कुछ खाने कमाने और घर भेजने की आस में इन शहरों में चले आए थे। वो भाग रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये शहर उन्हें जीने नहीं देगा। वो भाग रहे थे कि मरना भी है तो अपनों के बीच में, और भागते भागते भी वो मरे जा रहे थे, कभी अपनी थकान से और कभी दूसरों की गाड़ी से कुचलकर। जैसे ये कोई दूसरा देश था जो विकास का लॉकडाउन तोड़कर निकल पड़ा था। शहर उन्हें पहले भी सम्मान नहीं देता था, लेकिन अब उसने इन मेहनतकश मजदूरों को बिल्कुल भिखमंगों में बदल डाला था, जो दोपहर के खाने के लिए सुबह 6 बजे से लाइन में लग जाते थे। इस दौरान उनके छोटे छोटे बच्चे और औरतें दुकानों के सामने अपनी कारों से उतरते लोगों के आगे दयनीय मुंह बनाए भीख मांगने की कला सीख रहे थे। हालांकि इतना कुछ उसने ना देखा था ना सोचा था। शहर के गरीब लोग उसके लिए कोई नया दृश्य नहीं थे। अपनी कार से दफ्तर आते जाते वो अक्सर इन्हें फ्लाईओवरों के नीचे और फुटपाथों पर खाते पीते और पर्यटन स्थलों और रेड लाइटों पर तरह तरह का सामान बेचते देखा करता था। उसे आंकड़े की तरह ये बात भी मालूम थी कि दिल्ली की 60% आबादी झुग्गी बस्तियों में रहती है, और ये धुंधला एहसास भी था कि उसके घर जो काम वाली बाई आती है, जो ड्राइवर आता है, चौराहे पर जो सब्जी वाला आता है, सब उसी अंधेरी गंदी दुनिया से आते हैं।
लेकिन जब ये दुनिया एक दिन एक साथ सड़क पर आ गई तो वो हैरान रह गया। हे भगवान, ये तो कोई और देश है। लेकिन वो इन पर देर तक नहीं सोच सकता था। उसके पास चिंता की और भी बड़ी वजहें थीं। उसे फिर से बुखार हो गया था और उतर नहीं रहा था। उसे हर रोज क्रोसिन का कम से कम एक टैबलेट खाना पड़ रहा था। वो 2 अलग अलग डॉक्टरों से मिल चुका था, सारे जरूरी टेस्ट करा चुका था, लेकिन कुछ निकला नहीं था। डॉक्टर इसे जिद्दी वायरल बता रहे थे, लेकिन उसे ये डर बना हुआ था कि यह कोरोना ना हो। डॉक्टरों से उसने पूछा भी, लेकिन सबने यही बताया कि कोरोना के लक्षण नहीं हैं और बिना लक्षणों के कोई जांच नहीं हो सकती। सच है कि इससे उसे कुछ राहत भी मिली थी। आखिर वो भी ऐसी किसी जांच से बचना चाहता था, क्योंकि कोरोना का संदेह भी कोरोना की बीमारी से कम खतरनाक नहीं था। पत्नी ने पहले ही बेटे को उससे दूर रखना शुरू कर दिया था, जो उसे भी ठीक लग रहा था। खुद पत्नी छुपते छुपाते उससे दूरी बरत रही थी, लेकिन उसे असली फिक्र पड़ोसियों की थी। अगर उन्हें पता चला कि उसे बुखार है तो उनकी प्रतिक्रिया न जाने क्या हो। शुक्र है कि पड़ोसियों को यह मालूम नहीं था। फिलहाल वो दूसरी जरूरी बहस में उलझे हुए थे। प्रधानमंत्री के लॉकडाउन के ऐलान और सोशल डिस्टेंसिंग बरतने के सुझाव के तहत क्या क्या किया जाए। काम वाली बाइयों को, सफाई करने वाले लड़कों को, अखबार बांटने वाले एजेंट को और इस्त्री करने वाले परिवार को सोसाइटी के भीतर आने दिया जाए या नहीं। बहुत सारे लोगों का कहना था कि सब पर पूरी तरह रोक लगाई जाए, लेकिन महिलाएं चाहती थीं कि काम वालियों को आने की छूट मिले। उन्हें मालूम था कि उनके न रहने पर उनका काम दुगुना नहीं तिगुना हो जाएगा, खासकर तब जब लॉकडाउन की वजह से पति और बच्चे भी 24 घंटे घर पर हों। बल्कि जब सब पर पाबंदी लग गई तो अकेले रह रही एक मैम अपनी कार में बिठाकर अपनी मेड को ले आईं, और जब गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो उससे बुरी तरह झगड़ पड़ी। सोसाइटी वालों ने भी उनसे दूर रहने में भलाई समझी। वैसे इसी सोसाइटी में सेन साहब जैसे लोग भी थे, जो हर बात पर अलग रुख इख्तियार करते थे। प्रधानमंत्री के थाली ताली अभियान का भी उन्होंने साथ नहीं दिया था। ये काम वालियां, ये ड्राइवर, ये सफाई वाले भी आपकी ही तरह इस देश के नागरिक हैं, और लॉकडाउन में घर से ना निकलने का निर्देश उन पर भी उतना ही लागू होता है जितना आप पर। जैसे आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी आपको घर बैठे पैसा दे, वैसे आपको भी इन लोगों को इनके पूरे पैसे देने चाहिए, भले वे एक दिन भी काम ना करें। सेन साहब यहीं नहीं रुके, ये भी जोड़ दिया, ये थाली ताली बस ड्रामा है। कोरोना से ठीक से निपटने की जगह एक राष्ट्रवादी उफान पैदा करने की कोशिश है, जो आखिरकार नुकसानदेह साबित होगी। हालांकि उनके इस ख्याल पर सोसाइटी के कुछ लोग इतना भड़क गए कि लगा कि मारपीट की नौबत ना आ जाए। यही नहीं, सेन साहब ने सोसाइटी के कुछ युवा लोगों की मदद से आसपास के 100 मजदूरों को रोज खाने के पैकेट बांटने का इंतजाम किया, जिसमें कुछ खुशी खुशी पैसे देते थे और कुछ अनिच्छा से। वैसे इसी दौरान सफाई कर्मियों के न आने से सोसाइटी की रंगत अजब ढंग से बदल गई। सड़कें गंदी दिखने लगीं, पार्क बेतरतीब और पूरी सोसाइटी धूल से भरी। सबसे बुरा हाल खुले में एक कतार से लगी गाड़ियों का हुआ। कभी उनकी चमक सोसाइटी की भव्यता का भान कराती थी, अब उन पर पड़ी धूल से लगता था जैसे वो बरसों से पड़ी अनाथ गाड़ियां हों, जिनके मालिक मर गए हों। लेकिन वो मरे नहीं थे, वो नए कार्यक्रमों में लगे थे। इस बार प्रधानमंत्री ने एक नया काम दिया था। ठीक रात 9 बजे घर की सारी बत्तियां बुझाकर दिया, मोमबत्ती या मोबाइल का फ्लैश, इसे कोरोना के अंधकार के विरुद्ध राष्ट्र की विजय के संकल्प का प्रतीक होना था। 15 दिन के भीतर दूसरी बार प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को एक विचार सूत्र में गूंथने का अभिनव मंत्र दिया था। पिछली बार जो ज्योतिष और वैज्ञानिक काल गणना के अनुसार ग्रहों की गति और ध्वनि तरंगों के विज्ञान का हवाला देते हुए ताली थाली को कोरोना वायरस के विरुद्ध प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, इस बार वही दिए से निकलने वाले संवेद प्रकाश में कोरोना के समूल नाश की संभावना देख रहे थे। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया था कि प्रधानमंत्री के इस महान प्रयास को किसी अंधविश्वास की रोशनी में न देखा जाए, मगर सोशल मीडिया पर तमाम पारिवारिक सामाजिक व्हाट्सएप समूहों में
आईटी सेल के तैयार किए गए ऐसे वीडियो घूमने लगे थे जिनसे पता चलता था कि प्रधानमंत्री द्वारा आहूत अभियान वैज्ञानिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है और ज्योतिषीय काल गणना के हिसाब से कितना सटीक। बेशक कुछ सिरफिरे थे जो राष्ट्र के इस महान अभियान में शामिल होने को तैयार नहीं थे। पिछली बार थाली ताली का उन्होंने जमकर मजाक उड़ाया था और इस बार पड़ोसियों के आग्रह के बावजूद बिजली बुझाने और दिया जलाने को तैयार नहीं हुए थे। अंधेरे में डूबी और दियों से टिमटिमाती सोसाइटी के भीतर बिजली से चमकता उनका घर प्रधानमंत्री में निष्ठा रखने वालों को बिल्कुल कोरोना का प्रतीक लग रहा था। उनकी देखा देखी कुछ और घर थे जिन्होंने बत्ती बुझाने से इनकार कर दिया था। इन सारे घरों की सूची बना ली गई थी और उन्हें किसी सही समय पर सबक सिखाने का सबका इरादा पक्का था। लेकिन इन घरों की सूची में उसका घर नहीं था। उसने बत्ती भी बुझाई और दिए भी जलाए, हालांकि तब भी वो 102 डिग्री बुखार में था। सावधानी बरतते हुए वो कमरे से निकला नहीं था। पत्नी ने बाहर 2 दिए जला दिए थे, जबकि बेटा मोबाइल का फ्लैश चमका रहा था। इन सब के बीच हर तरफ आतिशबाजी की आवाज आ रही थी। वाकई प्रधानमंत्री की एक अपील पर देश ने छोटी मोटी दिवाली मना डाली थी। उनकी आवाज में जादू है। लेकिन यह जादू उसे बहुत राहत नहीं दे पा रहा था। उल्टे धीरे धीरे उसके भीतर डर पैदा हो रहा था, अगर उसे कोरोना हो गया तो। लेकिन यह बीमारी का डर नहीं था। घर पर रहते हुए उसने इतनी रिसर्च तो कर ली थी कि कोरोना के 80% मरीज खुद ठीक हो जाते हैं। दरअसल वो अपने आसपास, पास पड़ोस और समाज से डरा हुआ था। वो देख रहा था कि कोरोना के बीमारों को लोग बीमार की तरह नहीं, दुश्मन की तरह देख रहे हैं। तबलीगी जमात अपनी अहंकारी मूर्खता में देश के कई हिस्सों में कोरोना फैलाने की जिम्मेदार बन गई थी। शहरों, कस्बों और गांवों की मस्जिदों में ऐसे लोग निकल रहे थे जो दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज से लौटे थे और कोरोना की चपेट में आ रहे थे। उनके संपर्क में आए तमाम लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा था। देश भर में इन बीमार वायरस वाहकों को, इन सुपर स्प्रेडर्स को कोसा जा रहा था। यहां तक कहा जा रहा था कि ये देश में कोरोना फैलाने की मुसलमानों की साजिश है। जैसे कोरोना के वायरस से कहीं ज्यादा ये नफरत का वायरस था जो उससे भी तेजी से लोगों पर हमला कर रहा था। क्या ये नफरत सिर्फ सांप्रदायिक थी? वो पा रहा था कि कोई और भी चीज है जो लोगों में ये उन्माद पैदा कर रही है। जिन डॉक्टरों के लिए कभी प्रधानमंत्री के कहने पर ताली थाली बजाई गई, उनको लोग घरों से निकाल रहे थे क्योंकि वे कोरोना के मरीजों से संपर्क में आते हैं। जिनके बारे में कोरोना होने का संदेह भर हुआ, उनका सामाजिक बहिष्कार हो जा रहा था। और तो और लोग मृतकों का अपने अपने कब्रिस्तानों और शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार तक नहीं करने दे रहे थे। उसने मोबाइल पर वीडियो देखा था कि कहीं कहीं तो बेटे बाप के शव को इस डर से हाथ नहीं लगा रहे कि उन्हें कोरोना ना हो जाए। वो देख रहा था कि लोग समाज के डर से अपनी बीमारी छुपा रहे हैं और बाद में समाज सवाल कर रहा है कि ये कैसे लोग हैं जो छुप छुप कर कोरोना फैला रहे हैं। हालांकि इसी समाज में ऐसे ताकतवर लोग भी थे, नेता, अफसर और दूसरे रसूखदार, जो अपनी ताकत के गुमान में सारे नियम तोड़ते हुए दूसरों को खतरे में डाल रहे थे और उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो रहा था। ये कैसा समाज हम लोग बना रहे हैं? ऐसे सवालों पर उसने कभी सोचा नहीं था, बल्कि इस तरह के सवाल करने वाले अपने बचपन के पत्रकार दोस्त अमिताभ का बाकी सब दोस्त मजाक उड़ाया करते थे। उसे ख्याल आया कि वो अमिताभ को फोन करे, लेकिन इस बीमारी में उसका मन नहीं हुआ। कहीं उसके भीतर एक चोर डर ये बैठा हुआ था कि वो अपनी सोसाइटी के लोगों से अपनी बीमारी छुपाकर कोई अपराध तो नहीं कर रहा। लेकिन अपराध क्यों? उसे बस वायरल बुखार है, ये एक नहीं 3 डॉक्टरों ने मार्च के शुरू में ही बता दिया था। उसके भीतर कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। हालांकि ये चिंता की बात है कि बुखार उतर क्यों नहीं रहा है। अब तो डॉक्टर भी मिलने से कतरा रहे हैं। उन्होंने अपने क्लिनिक बंद कर रखे हैं। उनका कहना है वो तो अपना बचाव कर लेंगे, लेकिन उनकी क्लिनिक में आए दूसरे लोगों को किसी मरीज से संक्रमण हो गया तो। दलील उनकी ठीक थी,
लेकिन उसके मन का कोई कोना कहता था कि डॉक्टर इस दलील की आड़ में अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। लेकिन वो कौन होता है दूसरों की जिम्मेदारी तय करने वाला? वैसे भी इस बुखार में वो कुछ और सोचने की हालत में नहीं था। 2 दिन से उसका बुखार भी बढ़ रहा था और उसकी बेबसी भी। वो समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ जाए, किसे दिखाए। पास के जो अस्पताल अब तक काम आते रहे, वहां ओपीडी बंद थी और इमरजेंसी वाले डॉक्टरों का कोई ठिकाना नहीं था। दूर के और बड़े अस्पतालों की व्यवस्था तक उसकी पहुंच नहीं थी। वैसे भी महीने भर के बुखार ने उसमें इतनी हिम्मत नहीं छोड़ी थी कि वो खुद ड्राइव करके जा सके। 16 साल का बेटा कई बार जिद करता था कि वो कार चलाएगा, लेकिन उसी ने उसे सख्ती से रोक रखा था। वो अक्सर सोचा करता कि ये कोरोना से कैसी लड़ाई है जिसमें बाकी बीमारियों और मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन इसके आगे वो सोच नहीं पाता था। उसे मालूम था कोरोना से लड़ना अभी जरूरी है। उसे लग रहा था कि किसी की मदद लेना जरूरी है। सोसाइटी में वो 8 साल से रह रहा है। इस 14 मंजिला इमारत के 8 ब्लॉक हैं। लगभग हर ब्लॉक में उसके कई परिचित हैं। कई लोग सुबह 6 बजे उसके साथ टहलते भी हैं। इधर सोसाइटी ने टहलने पर रोक लगा रखी है, वरना कोई ना कोई हाल पूछने आ जाता। लेकिन अभी वो क्या करे, किसे अपना हाल बताए? उसने पत्नी से राय ली। पत्नी की भी यही सलाह थी कि सोसाइटी में बुखार की बात न खुले तो बेहतर। उसने याद दिलाया कि इससे अच्छा अमिताभ जी को बुलाना होगा। वो पत्रकार हैं, लॉकडाउन के बाद भी आ सकते हैं और उसे कहीं दिखाने भी ले जा सकते हैं। उसे ये बात जमी। उसने तुरंत अमिताभ को फोन किया। अमिताभ उसका हाल सुनकर चिंतित हुआ। उसने नाराजगी भी जताई कि पहले क्यों नहीं बताया। फिर उसने कहा कि वो एक सीनियर डॉक्टर से बात कर लेगा। ये शुक्रवार का दिन था और अमिताभ ने कहा कि शनिवार छुट्टी रहती है, वो दोनों कार से चल चलेंगे। उसे बड़ी राहत मिली। इस दुनिया में ऐसे दोस्त हैं जो इस लॉकडाउन में भी उसके लिए कहीं भी जाने को तैयार है। अगली सुबह फिर अमिताभ का फोन आया। डॉक्टर ने दोपहर 12 बजे का समय दिया है, इसलिए वो 11:15 तक निकल लेंगे। अमिताभ ने कहा कि वो अपनी गाड़ी ले आएगा। नियत समय पर अमिताभ पहुंच गया। वो बड़ी मुश्किल से पत्नी की मदद से तैयार हो पाया। उसे ठीक से पहली बार समझ में आ रहा था कि हाल के हाई फीवर ने उसके जिस्म से कैसी कीमत वसूल की है। लेकिन इस बुखार की असली कीमत अभी चुकाई जानी बाकी थी। वो और अमिताभ मास्क लगाकर निकले। लिफ्ट के पास खड़े थे कि बगल के फ्लैट वाले रस्तोगी जी भी एक मास्क लगाए और एक झोला लिए आ खड़े हुए। मास्क के भीतर भीतर से औपचारिक मुस्कुराहटों का आदान प्रदान हुआ। लेकिन जब लिफ्ट खुली और रस्तोगी जी के पीछे पीछे वो भी अमिताभ के साथ धीमे धीमे दाखिल हुआ तो रस्तोगी जी चौंक गए। तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, 2-3 दिन से वायरल फीवर है। रस्तोगी जी अनायास उस तंग लिफ्ट में भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जैसे व्याकुल हो उठे। वो बिल्कुल लिफ्ट की दीवार से चिपक गए। छठे फ्लोर से लिफ्ट को नीचे आने में जो 30 सेकंड लगने थे, वही उनको आफत लगने लगे। उनको लग रहा था कि उनके सामने एक कोरोना बम है जो फटेगा और उनके मुंह और नाक के सहारे उनके भीतर समाकर उनको भी बीमार बना डालेगा। ऐसे समय बस इतनी भर तसल्ली थी कि उन्होंने N95 मास्क लगा रखा है, जो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ही बताया जाता है। अच्छा हुआ जो उन्होंने प्रधानमंत्री की सलाह नहीं मानी कि आम लोग घर के बने मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी पत्नी ने अपने पुराने कपड़ों से 4 मास्क तैयार भी कर दिए थे, लेकिन उन्होंने फटकार लगाई कि अनपढ़ों वाला काम ना करो। वो मास्क उन्होंने सोसाइटी के गार्ड्स को दे दिए। कहां वो बाहर दुकान और सब्जी वालों से बचने में लगे थे और कहां पड़ोस में ही कोरोना छुपा निकल आया था। लिफ्ट से बाहर आते ही उन्होंने मास्क के भीतर से ही जोर की सांस ली। फिर उनसे रहा नहीं गया। बुखार में आपको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसने रस्तोगी जी से कहना चाहा। ये कोरोना नहीं, बस वायरल है। लेकिन वो सुनने के लिए रुके तक नहीं। जैसे कुछ और सेकंड इस आदमी के संपर्क में रह गए तो उन्हें भी संक्रमण हो जाएगा। वो भीतर से कुछ कातर और उदास हो गया। रस्तोगी जी भी 6 साल से पड़ोस में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने करीने से हालचाल तक नहीं पूछा, बस एक टिप्पणी जड़ कर चले गए। अमिताभ ने उसकी उदासी पकड़ ली। अरे छोड़ो, जाने दो उसको।
फिर उसे ख्याल आया कि वो अपने पसंदीदा विषय पर यहां भाषण झाड़ सकता है, तो वो शुरू हो गया। दरअसल कसूर उसका नहीं है, उस समाज का है जो हमने बनाया है। ये एक बीमार पूंजीवादी समाज है जो सिर्फ अपनी चिंता करता है। वो पैसे के दम पर खरीदे हुए रेडीमेड सुखों दुखों पर पलता है, कहीं और से मिले सपनों और उम्मीदों को अपना मानता है। कभी इस क्लास को तुम मल्टीप्लेक्स में देखना, वहां किसी इमोशनल सीन पर आंसू भी बहाता रहेगा और साथ में पॉपकॉर्न भी खाता रहेगा। अभी ये डरने के दिन है, इसीलिए वो डर रहा है। लेकिन वो इस बुखार में इतना लंबा भाषण सुनने के मूड में नहीं था। तुम चुप रहोगे यार प्लीज? साले तुम भी इसी क्लास के हो, इसीलिए रस्तोगी ने तो तुम्हें टोका भर। तुम होते तो अब तक उसे सोसाइटी से बाहर कर चुके होते। क्या वाकई? वास्तव में सोचने लगा, क्या वो भी ऐसा ही करता? उसे याद आया कि जब बी ब्लॉक के सुरेश तोमर की नौकरी छूट गई थी और वो कई महीनों का मेंटेनेंस चार्ज नहीं दे पा रहा था, तो जो लोग उसकी बिजली काटने के पक्ष में थे उनमें वो भी था। तब कई लोगों ने सुझाव भी दिया था कि सुरेश को लिफ्ट का इस्तेमाल न करने दिया जाए। हालांकि इस पर अमल इसलिए नहीं हो पाया कि सुरेश ने कहीं से पैसे लाकर जमा कर दिए थे। महीनों बाद उड़ती उड़ती ये खबर उसकी पत्नी तक पहुंची थी कि सुरेश की पत्नी ने इसके लिए अपनी चूड़ियां बेच दी थी। सिर्फ मेंटेनेंस नहीं देना था, बच्चों की फीस भी देनी थी और बैंक की ईएमआई भी। खैर, डॉक्टर से मिलकर उसे राहत मिली थी। इस डॉक्टर ने भी यही कहा कि यह कोरोना नहीं है, एक जिद्दी वायरल है जो जाते जाते जाएगा। उसने 2 दवाएं भी लिखी थी। उसने तय किया था कि लौटकर वो सोसाइटी में सबको बता देगा कि उसे बुखार है मगर कोरोना नहीं है और उससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। उसके पहले रस्तोगी जी सबको बता चुके थे कि वो बीमार है और ये बीमारी सबसे छुपा रहा है। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में यह सूचना तरह तरह की शिकायतों और सवालों के साथ घूम रही थी। सबको यही लग रहा था कि उसने पूरी सोसाइटी और खासकर अपने ब्लॉक के लोगों को खतरे में डाल दिया है। कई दिन से बुखार में होने के बावजूद उसने सोसाइटी की प्रबंध समिति को क्यों सूचना नहीं दी, बल्कि इस दौरान वो और उसका परिवार धड़ल्ले से लिफ्ट इस्तेमाल करते रहे, जबकि ऐसे संगीन समय में सबको खुद क्वारंटाइन हो जाना चाहिए था। वो हैरान था, लोग कितनी तेजी से किसी नतीजे तक पहुंच जाते हैं। वो जैसे उनके बीच का नहीं, किसी तबलीगी जमात का सदस्य हो जिसने जानबूझकर सबके खिलाफ बीमारी फैलाने की साजिश की हो। वो डर गया कि कहीं कोई ऐसा वीडियो ना निकल जाए जिसमें वो कहीं या किसी पर थूकता दिख रहा हो। हालांकि उसे मालूम था कि ऐसा नहीं होगा, वो उनके बीच का ही है। मगर इसी से उसे ये भी ख्याल आया कि एक बड़े परिवार या समाज के हिस्से के तौर पर तबलीगी पराये क्यों थे। पर वो इस पर कुछ सोच पाता, इसके पहले इंटरकॉम बजने लगा था। पत्नी ने उठाया, हाँ हूं की और मुड़कर उससे कहा, अवस्थी जी का फोन है। अवस्थी जी सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, बात बात पर हे करने वाले विनम्र आदमी थे। हेलो, हाँ कैसे हैं आप? सुना है आपको बुखार है? तो बताया क्यों नहीं? नहीं, आप बताते तो गंगाराम में अपने डॉक्टर शर्मा हैं, उनको दिखा देते। वो तो कोविड बेड का इंतजाम भी करवा देते आपके लिए। भाई पड़ोसी होते किस लिए हैं? नहीं, ऐसे मौके पर एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? आप निश्चिंत रहें, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल भी फिक्र ना करें। थोड़ी बहुत फिक्र तो थी, लेकिन डॉक्टर से मिलने के बाद खत्म हो गई। बस सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर जो कुछ चल रहा है उसी ने कुछ हद तक परेशान कर रखा है। ऐसे में आपका फोन आ गया तो बड़ी तसल्ली हुई। अरे व्हाट्सएप ग्रुप की तो बात ना करें, मैंने तो खुद म्यूट कर रखा है। पर क्या करें, बेचारी सोसाइटी बहुत चिंतित है कि यहाँ एक आदमी को बुखार है और वो इसे सबसे छुपाए हुए है। आप तो जानते ही हैं, ऐसे जघन्य अपराध के लिए तो देश भर में उन साले तबलीगियों को खोज खोज कर जेल में डाला जा रहा है। आपसे कह दे रहा हूं, अपनी सोसाइटी के भी कुछ लोगों की ये राय थी पुलिस बुलाने की, लेकिन मैं अड़ गया।
कहा कि भाई आप तो हमारे अपने हैं, लेकिन अब सोसाइटी के खातिर कुछ एहतियाती कदम तो उठाना ही पड़ेंगे। जैसे आपके ब्लॉक की लिफ्ट को, कॉरिडोर को सैनिटाइज कराया जाएगा। इस बीच आपसे अनुरोध है कि आप परिवार सहित खुद को क्वारंटीन रखें। जरूरत पड़ने पर सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन लिफ्ट से ना आए जाएं। नो नो नो। और तुरंत ही कोरोना हेल्पलाइन को कॉल करके आपका इलाज करवा ही देते हैं हम। अवस्थी जी, मुझे कोरोना नहीं है, मामूली वायरल है। और यह बात 3 नहीं 4 डॉक्टर कह चुके हैं। सोसाइटी चाहे तो उसके पर्चे देख सकती है। और हां, मैंने कुछ छुपाया नहीं है। सोसाइटी में हर किसी को फोन करके बताने का कोई मतलब नहीं है कि मुझे वायरल हुआ है। और जो सोसाइटी अपने सदस्य के साथ नहीं खड़ी हो सकती, वो प्रधानमंत्री के संकल्प के मुताबिक कोरोना से साझा लड़ाई क्या करेगी? और सोसाइटी के जिन लोगों को आज मुझसे डर लग रहा है, वही लॉकडाउन से पहले सारे नियम तोड़कर दुकानों में धक्का मुक्की कर रहे थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे समाज में जागरूकता की बहुत कमी है। लोग अपने स्वार्थ में अंधे हुए जा रहे हैं, और इसीलिए कभी जगत गुरु कहलाने वाला भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा है। परम पूज्य प्रधानमंत्री की कल्पना वाला एकजुट अखंड राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। ये साले मुसल्ले, मेरा मतलब है तबलीगी, देश में कोरोना फैलाते घूम रहे हैं, सारा माहौल खराब कर दिया है। बहुत बुरा समय चल रहा है। व्हाट्सएप पे वीडियो देखी है आपने? इंदौर में डॉक्टरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। ऐसे में सोसाइटी के लोगों की चिंता भी अपनी जगह सही है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे सीनियर सिटीजन भी हैं, सबका ख्याल रखना पड़ेगा। और जहां तक कोरोना का सवाल है, अब तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि कोरोना के ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जिनमें लक्षण नहीं दिखते। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता? तो अच्छा यही है कि आप सोसाइटी के साथ सहयोग करें। 14 दिन तक घर से ना निकले। आप सोसाइटी का साथ देंगे तो सोसाइटी भी आपका साथ देगी। तभी तो सबका साथ सबका विकास हो पाएगा। है? ख्याल रखिए अपना। इसके बाद ज्यादा कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं बची थी। उसने पत्नी को अवस्थी जी से हुई बातचीत के बारे में विस्तार से बताया। फिर वो चिंतित हो गया। बेटा कहाँ है? पत्नी ने बताया वो दोस्तों के साथ नीचे गपशप कर रहा होगा। लेकिन ये बातचीत चल ही रही थी कि घंटी बजी। पत्नी ने दरवाजा खोला तो बेटा खड़ा था, कुछ परेशान सा और कुछ पसीना पसीना। उसने बताया कि हर जगह पापा की बीमारी की बात चल रही है। उसका अपने दोस्तों से झगड़ा भी हुआ है। वो याद दिला रहे थे कि बॉलिंग करते समय वो गेंद पर थूक लगा रहा था। बाद में नीचे वाले अंकल ने उसे घर जाने को कहा, लेकिन लिफ्ट से नहीं, सीढ़ियों से। तो वो सीढ़ियों से चलकर आया है। वो स्तब्ध था। तो बात यहां तक चली आई। थूक का सवाल भी चला आया। वो भीतर से बिखर सा रहा था। लेकिन ये वक्त परिवार को संभालने का था। उसका 16 साल का बेटा रो रहा था। उसने उसे चुप कराया, कहा कि सब ठीक हो जाएगा, बस 2 हफ्ते की बात है। वैसे भी उसका बुखार आज उतरा हुआ है, अब शायद ना आए। उसके बाद वो इन लोगों का बुखार उतारेगा। लेकिन कैसे उतारेगा? वो भी तो इन्हीं लोगों के बीच का रहा है। किसी और को बुखार आया होता तो वो परिवार रो रहा होता, और वही उनके बच्चों को लिफ्ट से न जाने की हिदायत दे रहा होता। वो भीतर से शर्मिंदा हो गया। उसे मालूम था उसका बुखार उतर जाएगा, लिफ्ट उसके लिए फिर से खुल जाएगी। लेकिन पूरे समाज में जो एक अदृश्य बुखार पसरा हुआ है, ये कैसे उतरेगा? कोरोना की तरह इसके लक्षण भी किसी को नजर नहीं आ रहे। तरह तरह के अंदेशों और शक शुबहों से भरी और एक दूसरे को शिकायत, हिकारत और नफरत से देखती हुई दुनिया कैसे बदलेगी? प्रधानमंत्री की तरह तरह की अपीलों का क्या मतलब है? ये जो ताली थाली बजी, ये जो दिए जलाए गए, उनका मकसद क्या एकजुटता पैदा करना और रोशनी फैलाना है? लेकिन उसके पहले का अंधेरा किसने पैदा किया है? या ये जानबूझकर एक अंधेरे को छुपाने की कोशिश है? जो गरीब बेघर मजदूर हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या तबलीगी जमात के नाम पर एक पूरी कौम को बदनाम करना ठीक है? ये तो कहीं ज्यादा बड़ा वायरस है, इससे कैसे लड़ेंगे? इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे।
सच तो ये है कि ये सवाल पहले उसके दिमाग में आते भी नहीं थे। जब खुद पर गुजरी तब सच खुला। उसने तय किया कि वो अब ऐसी किसी कोशिश में शरीक नहीं होगा। उसे अपना घर याद आया, मां याद आई, दादी की घंटी याद आई, और ये याद आया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर उसने ये घंटी बजाई थी। आज ये घंटी फिर निकालनी होगी, इस बार किसी के कहने पर नहीं, बस अपने भीतर की आवाज से। ये उसका निजी प्रतिरोध होगा अपनी सोसाइटी के रवैये से। लेकिन इसके पहले कुछ और भी करना होगा। उसने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक लंबा मैसेज लिखा। हालांकि लिखते लिखते ही वो थकने लगा। उसे लगा कि मैसेज फॉरवर्ड करना कितना आसान है और लिखना कितना मुश्किल। लिखने के पहले सोचना पड़ता है। फिर भी उसने लिख ही लिया। साथियों, 6 साल से आपके बीच रह रहा हूं। हर सुख दुख में साथ रहा, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, सारे बिल समय पर जमा करता रहा। लेकिन अभी अचानक मुझे सबने दुश्मन मान लिया है, बस इसलिए कि मुझे बुखार है। ये बस वायरल है, लेकिन आप सब कोरोना निकाल रहे। आपने हम लोगों का निकलना बंद कर दिया। ये कैसी सोसाइटी है? ये कैसा समाज है? अगर हमारे बीच किसी को वाकई कोरोना हो गया तो उसे तो आप लोग फांसी पर चढ़ा देंगे। कोरोना से आपकी लड़ाई झूठी है। आपने जो ताली थाली बजाई वो झूठी है। उस दिन आपके साथ मैं भी शामिल था, लेकिन थोड़ी ही देर में मैं अलग से घंटी बजाने जा रहा हूं, याद दिलाने के लिए कि कोरोना से लड़ना है तो सबको सच में साथ आना होगा। साथ होने का दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। हम पहले से बीमार लोग हैं, ये बीमारी दूर करनी है। वो जल्दी से अपने कमरे में गया, दुछत्ती से फिर से रख दी गई घंटी निकाली। पत्नी और बेटा उसे कुछ हैरत से देख रहे थे। वो बालकनी में पहुंचा, उसने जोर जोर से घंटी बजानी शुरू की। लॉकडाउन के सन्नाटे में वो घंटी पूरी सोसाइटी में जैसे एक चेतावनी की तरह गूंज रही थी। अगल बगल के लोग बालकनी में चले आए थे और उसे देख रहे थे। इसी बीच उसकी पत्नी और बेटा बालकनी में आकर उससे भीतर आने की मुनहार कर रहे थे। सब उसकी घंटी सुन रहे थे। किसी ने ना देखा कि वो रो रहा था, फूट फूट कर। परिवार उसे संभालने में लगा था। लेकिन तभी एक दूसरे ब्लॉक से भी एक घंटी बजने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। उसने हैरानी से देखा, जो सेन साहब न ताली थाली में शामिल हुए न दिया जलाने में, वो घंटी बजा रहे हैं। दोनों की नजरें मिली तो उन्होंने हाथ उठाकर अभिवादन किया, जैसे उसे यकीन दिला रहे हों कि वो अकेला नहीं है। फिर अचानक 3-4 और घरों से ताली और बर्तन की आवाज सुनाई पड़ने लगी। ये सब 5 मिनट में हुआ और खत्म भी हो गए। पत्नी बेटे के साथ अब वो कमरे में आ गया था। घंटी उसने मेज पर रख दी। देर तक अपने भीतर डूबा रहा। उसे अब एक अजब सी शांति महसूस हो रही थी। उसका बुखार उतर चुका था, वो बुखार भी जिसकी उसे खबर नहीं थी, लेकिन जो अब पकड़ में आया था। मगर उस रात सोसाइटी में बहुत सारे लोगों की नींद में वो घंटी बजती रही। सब बेचैन रहे, परेशान कि उसकी घंटी का मतलब क्या था। कहना मुश्किल है उसमें कितने लोग अपना बुखार पकड़ पाए, जबकि वो चैन से सोता रहा, आश्वस्त कि वो अकेला नहीं है और बीमार भी नहीं है। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर की आवाज में प्रियदर्शन की कहानी बुखार। ये कहानी हंस पत्रिका के जून 2020 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा।
Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Priya Mirza, host of our new podcast, The Longest Constitution, talks to Cyrus about her show and her podcasting experience. The importance of investing in a good night's sleep is highlighted by founder and CEO of Sleepy Cat, Kabir Siddique, on Advertising is Dead with Varun. On The Wire Talks, Siddharth talks about the horrendous capture of Kabul by the Taliban with the author and journalist Taran Khan. Co-founders of the Goa Rainbow Trust, Francis and Chris Fernandez, joined Farhad and Sunetra on GBCD. Witness the epic battles between detergent brands HUL and Nirma, as narrated by Anupam Nambi on The Last Brand Standing. Do follow us on social media. We are IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth is the best way to spread the word about a podcast. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Ciet Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Intuit India. We really do appreciate the support. You are what makes this possible. Do you like true crime stories? Do you like to learn about the people behind some horrible, awful crimes? More specifically, women that may have committed these crimes. Actually, Indian criminals that are women? Then we'd like to welcome you to our podcast, Misconduct. My name is Raghavi. And I am Nisha. We cover themes like murder, dacoity, drug trafficking, financial fraud, kidnapping, and many more. You can catch us every Wednesday on the IVM Podcast Network or wherever you get your podcast.